हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं, जिसमें अपन ने कोलराउस लॉ और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में स्टडी किया था। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर का सेकेंड लास्ट पार्ट लेते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो, चैप्टर के स्टार्ट में अपन ने ये किया था कि सेल जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक सेल ऐसा होता है जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि इन सेल में अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। तो जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि टाइप ऑफ सेल इन विच एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, इज यूज्ड टू ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन, जो कि क्या है, केमिकल एनर्जी। तो इस तरीके के प्रोसेस को अपन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कह सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। अब ये प्रोसेस समझाने के लिए बुक में एक एग्जांपल दे रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का। आपने अगर 10th स्टैंडर्ड में मेटलर्जी पढ़ी थी तो उसमें कॉपर की रिफाइनिंग दे रखी थी, जिसमें अपन इम्प्योर कॉपर को किस में कन्वर्ट करते थे, प्योर कॉपर में। लास्ट ईयर तक ये अपने सिलेबस में भी हुआ करता था, एनसीईआरटी में मेटलर्जी सिलेबस में भी लगती थी, अब तो लगती नहीं है। तो उसमें भी ये दे रखा था। देखो, इसको अच्छे से समझना। मेटलर्जी, अगर आप में से किसी को नहीं पता, मेटलर्जी क्या होती है, और जो होते हैं उससे मेटल ऑब्टेन करने की जो प्रोसीजर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मेटलर्जी। और उस मेटलर्जी को पूरा करने के बाद जो मेटल मिलता है वो इम्प्योर फॉर्म में मिलता है। तो उस इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने को कहते हैं रिफाइनिंग। उसके बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, उसमें से एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहां पर अपन कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं, मतलब कॉपर पे अपन मेटलर्जी परफॉर्म कर चुके हैं और उससे इम्प्योर मेटल मिल चुका है अपन को, ठीक है। अब उसको प्योर कॉपर में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रोसीजर में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड अपन इम्प्योर कॉपर का बनाएंगे, एक इलेक्ट्रोड अपन किसका बनाएंगे, प्योर कॉपर का बनाने वाले, ठीक है। इम्प्योर कॉपर वाले को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ देंगे और प्योर वाले को बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ देंगे। इस तरफ ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए इसको एनोड कहेंगे। इस तरफ रिडक्शन होगा, इसलिए इसे कैथोड कहेंगे। और इस बार एनोड देखो प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एनोड पॉजिटिव है। जबकि अपन ने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किए थे तो उसमें एनोड कैसा आता है, नेगेटिव, और कैथोड कैसा आता है, पॉजिटिव। जबकि यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव। और एक सॉल्यूशन ले लिया CuSO4 का, जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। देखो, यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इम्प्योर कॉपर को एनोड की तरह और प्योर कॉपर को अपन ने कैथोड की तरह लिया। अब ये इम्प्योर कॉपर है तो ये क्या करेगा, यहां पर ऑक्सीडेशन शो करेगा और सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। कैसे डिसॉल्व होगा, जो कॉपर जो है वो Cu+2 आयन बनाएगा, एक्वस आयन बनाएगा और इस सॉल्यूशन में क्या होने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा। अब इंप्योरिटी जो है वो डिसॉल्व हो नहीं सकती, तो वो इस एनोड के नीचे ही क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। उसे एनोड मड कहते हैं, ठीक है। फिर अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ये Cu+2 आयन इधर से वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कॉपर जो होगा वो इम्प्योर कॉपर यहां से निकल के पहले इसमें आया और इधर से इधर चला गया। धीरे धीरे कैथोड पर कॉपर इकट्ठा होता जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा, कैथोड की साइज बढ़ती जाएगी और एनोड धीरे धीरे क्या होता जाएगा, शेड होता जाएगा। देखो, वैसे अपनी बुक में है नहीं डायग्राम, पर मैं एक बार वापस बना देता हूं। जो थोड़ी देर बाद रिएक्शन में एनोड तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, डीजनरेट सा, और कैथोड जो पहले ऐसा था उसके ऊपर अब क्या होगा, प्योर कॉपर डिपॉजिट होकर ऐसा हो जाएगा और इसके नीचे इंप्योरिटी इकट्ठी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। अपन को इस टॉपिक पे मेनली ये समझना है कि यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन हो रही है। कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 में, ऑक्सीडेशन दे रहा है, Cu+2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉपर डिसॉल्व्ड एट एनोड बाय ऑक्सीडेशन एंड डिपोजिशन एट कैथोड बाय रिडक्शन। कॉपर पहले क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। कैसे डिसॉल्व करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा तो Cu+2 आयन बनाएगा, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। और फिर सॉल्यूशन का Cu+2 आयन कैथोड पर जाकर क्या करेगा, रिडक्शन देगा और वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उन सब पर कैथोड पर डिपोजिशन होता है, ये आप याद रखना, ठीक है।
अब है रिडक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव एलिमेंट। एक और एग्जांपल है जिसमें अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल करते हैं रिडक्शन करवाने के लिए, किसका? हाई रिएक्टिव एलिमेंट का। अगेन ये भी कब करते हैं? मेटलर्जी में। देखो मेटलर्जी जब करते हैं तो 5 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में आप मेटल का जो ओर होता है उसका चूरा बनाते हैं, जिसे कहते हैं पल्वराइजेशन। दूसरे स्टेप में से उसमें से ओर में से इंप्योरिटी निकालते हैं, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन। तीसरे स्टेप में मेटल के ओर को मेटल के ऑक्साइड में बदल देते हैं। यह काम करने के लिए कैल्सिनेशन, रोस्टिंग वगैरह का इस्तेमाल होता है। और फिर करते हैं रिडक्शन, जो मेटल का ऑक्साइड होगा उसे मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। अब अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग प्रोसीजर का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सब के लिए इन सब का इस्तेमाल ना करके, इन सारे मेथड का इस्तेमाल ना करके सिर्फ एक ही स्टेप होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, और उससे अपन क्या मिलता है? मेटल मिलता है। तो Na3AlF6 इसे कहते हैं क्रायोलाइट, आप नोट कर लेना। Na3AlF6 क्रायोलाइट कहलाता है और इससे एल्यूमिनियम निकालते हैं। NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से Na निकालते हैं, MgCl2 के इलेक्ट्रोलाइसिस से Mg निकालते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो है 2 जगह पर क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। और इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है वो अपन आज ही के वीडियो में, अभी जो वीडियो का एंड होगा उसमें अपन अच्छे से समझने वाले हैं। उससे पहले देखो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का क्या मतलब है? कितना डिपोजिशन होगा, उसकी अमाउंट कैसे निकालेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो फेराडे सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने ये सब एनालिसिस किया, और उसने 2 लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के, जिसको अपन फेराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। एक बार आप ये नोट कीजिए, फिर इन दोनों लॉ को समझते हैं और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल को भी अच्छे से देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ। तो देखो फेराडे ने 2 लॉ दिए थे इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रोलाइसिस के, उसमें से अपन पहले फर्स्ट लॉ को समझते हैं। तो ये लॉ अपनी, ये जो लाइन लिखी हुई ये अपनी बुक की एनसीईआरटी की लाइन है, ताकि अपन इसको अच्छे से समझ सके। फिर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में भी समझाता हूं। बुक में लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड, एनोड या कैथोड, वो किस पे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। बुक कह रही है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, उस पर कितनी रिएक्शन हो रही है ये इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आप कितनी अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहे हो। अब कितनी रिएक्शन हो रही है उसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर कितना मास या वेट डिपॉजिट हो रहा है, और कितनी करंट है। अमाउंट ऑफ करंट का मतलब है कितनी करंट कितने टाइम पीरियड के लिए, उसे अपन चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? चार्ज। तो अपना क्या फॉर्मूला बन जाएगा? W प्रोपोर्शनल Q। W क्या है? वेट या अमाउंट या मास ऑफ आयन डिस्चार्ज, जिसे अपन अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। चार्ज को अपन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। अब एक चीज ध्यान सुनना, फेराडे के टाइम पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं होते थे, तो Q की वैल्यू I इंटू टी से नहीं निकालते थे। उस समय कुलाम मीटर का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक सोर्स होते हैं, तो अब अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? Q इक्वल टू आई टी। I और T को मल्टीप्लाई करके अपन Q निकालते हैं, ठीक है। Z क्या है? Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कैसे निकालते हैं Z? देखो Z निकालने का तरीका है ये, आप जिस सब्सटेंस का Z निकालना चाहते हैं उसका इक्विवेलेंट वेट ऊपर रखेंगे और उसे नीचे से डिवाइड करेंगे, किससे? F से। F अपन इस चैप्टर में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। F क्या होता है? फेराडे कांस्टेंट है। फेराडे कांस्टेंट क्या होता है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फेराडे कांस्टेंट, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96487, लेकिन अपन 96500 कुलाम लेकर क्वेश्चन कर सकते हैं। रीडिंग पर नहीं के बराबर फर्क आएगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट जो भी कंपाउंड है उसका वो इस्तेमाल कर लीजिए और उसे डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन। एक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। जैसे मान लो कि मैं कॉपर का कर रहा हूं, तो ऊपर तो रखूंगा कॉपर का मास और नीचे रखूंगा कि इस रिएक्शन के दौरान कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। तो जनरली Cu+2 बनता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर के मास को कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। तो कौन सा आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? ऊपर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, नीचे डिवाइड किससे करेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हो रहे हैं। और F की जगह क्या रखेंगे? फेराडे कांस्टेंट रखेंगे, और फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है।
अब ये तो हुआ अपन न्यूमेरिकल करते समय, अगर अपन को Z नहीं दे रखा है तो अपन इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। अब अगर Z को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो वापस आते हैं इधर, देखो W इक्वल टू क्या है अपने ZQ, सही है ना। तो अगर मैं Q को 1 कूलाम ले लूं, कितना ले लूं 1 कूलाम, तो W और Z बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखा है, वेट और मास डिपोजिट ऑन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलाम चार्ज पास थ्रू सॉल्यूशन। उस वेट या मास को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे। इसको ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि वेट और मास डिपोजिट ऑन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट पास थ्रू 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के लिए पास करेंगे 1 एम्पियर की, तो बेसिकली 1 ही कूलाम चार्ज हुआ, उस समय W और Z दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे डेफिनेशन लिख देंगे। अब देखो एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपन। न्यूमेरिकल है कि अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, ठीक है। करंट कितनी दे रखी है, 1.5 एम्पियर दे रखी है। अब कह रहा है मास बताओ कॉपर का कितना डिपॉजिट होगा। तो देखो T जो है वो कितना है 10 मिनट, उसको अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में, तो 600 सेकंड हो जाएंगे। फिर अपन लेंगे I क्या होता है, करंट दे रखी है क्वेश्चन में 1.5 एम्पियर, अपन को W निकालना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, W इक्वल टू क्या है ZQ, Z क्वेश्चन में दे नहीं दे रखा तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट अपॉन F कर देंगे, और Q की जगह I इंटू टी कर देंगे। I इक्वल टू Q अपॉन टी होता है, अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो Q इक्वल टू I इंटू टी, या I की वैल्यू रख देंगे या T की वैल्यू रख देंगे। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया, एटॉमिक मास और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उससे डिवाइड कर देंगे। तो कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63। अब भी मैंने समझा था कॉपर जनरली Cu से Cu+2 बनाता है, तो +2 बनाने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो रही है, इसलिए 63 को 2 से डिवाइड कर देंगे, और F की जगह 96500 रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा क्या है, अपने न्यूमेरिकल है। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर फर्स्ट लॉ पे बेस्ड एक दो चीजें और समझते हैं, फिर अपन सेकंड लॉ की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। एक देखो अपन ये देखते हैं कि फर्स्ट लॉ पे ही बेस्ड एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आपको पूछे कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे दे और उसमें ये पूछे कि कितना चार्ज चाहिएगा, सिर्फ इतना ही पूछे, तो अपन कैसे निकालेंगे, अपन निकालेंगे कि भाई 1 मोल के लिए कितना चाहिएगा, NF चाहिएगा, कितना चाहिएगा NF। अब ये कैसे, N होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लेन देन हो रही है, और F होगा फेराडे। जैसे अगर मैं कहूं कि Mg+2 से Mg के कन्वर्जन के लिए कितना चार्ज चाहिए, तो Mg+2 से Mg बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। लूज गेन दोनों चलेगा, पर Mg+2 से Mg में बदलना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो 2 लेगा तो N की जगह 2 रख देंगे, और F 2F, ठीक है। कूलाम में निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं, 2 को 96500 से मल्टीप्लाई करा देंगे। Al+3 से Al बनने के लिए कितना चार्ज चाहिए, अगेन कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, 3 का, तो 3F हो गया, कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। अभी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप हमेशा याद रखना, ये अपन को क्या निकालना, चार्ज निकालना है, ठीक है। तो चार्ज निकालना है, और क्या कह रहा है कि 2, और चार्ज किस में निकालना है, फेराडे में निकालना है, मतलब कूलाम में नहीं निकालना अपन को। और किसके लिए, टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन CaCl2। क्वेश्चन में W दे रखा है, कितना मास डिपॉजिट होगा वो दे रखा है, 20 ग्राम डिपॉजिट करवाना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लेन देन होगी वो कितनी होगी, तो CaCl2 में Ca+2 होता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह 2। तो W इक्वल टू हो गया ZQ, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Z, ठीक है। अब W अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, Z दे नहीं रखा, Z नहीं दे रखा होता कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F कर देंगे। अब इक्विवेलेंट वेट F कहां चला जाएगा, ऊपर, इक्विवेलेंट वेट भी नहीं दे रखा, तो वो कैसे निकालेंगे, मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। मास कितना होता है कैल्शियम का, 40, और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, 2, तो इक्विवेलेंट वेट की जगह 40/2। W क्वेश्चन में दे रखा था 20, ये सब कट जाएगा, कितना आ जाएगा F। तो कितना चार्ज चाहिए, 1F चार्ज चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए, 1F। कूलाम में निकालना है, सिंपल सा आपको 96500 कूलाम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करा देना है, तो आंसर किस में आ जाएगा, कूलाम में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन करते हैं फैराडे सेकंड लॉ। देखो फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बराबर चार्ज अपन पास करवा रहे हैं,
इज पास थ्रू टू और मोर डिफरेंट सॉल्यूशन, दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन में पास करवा रहे, देन द वेट और मास डिपोजिट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, या फिर अपन कह सकते हैं टू देयर इक्विवेलेंट वेट। देखो W/W2 निकालना है भाई, दो का रेशियो निकालना है तो अपन W1/W2 कर देते हैं। अब दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, ZQ, क्या होना चाहिए ZQ, इसका Z1Q1, इसका होना चाहिए Z2Q2, पर Q क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अमाउंट क्या है, चार्ज की सेम है, तो Q से Q कट गया, तो Z1/Z2 हो गया। Z कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट, और उसके नीचे किससे डिवाइड करते हैं, F से, इक्विवेलेंट वेट और F से F भी कट गया, तो W1/W2 किसके बराबर आ गया, E1/E2 के। तो यही लॉ बन गया कि भाई दो से ज्यादा अगर हो रहा है तो उनका जो कितना मास डिपॉजिट होगा उसका रेशियो जो होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला अपन को टॉपिक जो करना है, ध्यान सुनना, इस टॉपिक के बाद अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें एक पैराग्राफ, एक पेज में कुछ थ्योरी दे रखी है, और इस थ्योरी में बेसिकली अपन को क्या दे रखा है कि कुछ कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना सिखाते हैं। कि जैसे मान लो आपको एग्जाम में कह दे कि NaCl का मॉल्टन फॉर्म है, उसे इलेक्ट्रोलाइज कराओ, क्या बनेगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, उसे इलेक्ट्रोलाइज कराओ, क्या बनेगा। और एक और चीज, जब ये पूछे तो आपको ये भी पूछेंगे, ये भी देंगे कि जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा है, इनर्ट है या एक्टिव है। इस चैप्टर में मैंने आपको पहले भी समझाया था, इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होता है, SHE पढ़ाते समय बताया था, इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो सिर्फ करंट पास करते हैं, खुद इलेक्ट्रिसिटी मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जबकि एक्टिव इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि आज अपन ने कॉपर की रिफाइनिंग देखी थी, तो उसमें दोनों इलेक्ट्रोड किसके थे, इम्प्योर और प्योर कॉपर के थे, तो वो खुद पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। अगर मान लो वो इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के होते तो वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अभी जो मैं आपको चीज समझा रहा हूं ये तब लगानी है, ध्यान से सुनना, ये तब लगानी है जब इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए, आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड खुद क्या नहीं करना चाहिए, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए किसमें, रिएक्शन में, पहली चीज। दूसरी, ये तब काम में आएगी जब आपने उस कंटेनर में मिक्सचर ले रखा है। जैसे मान लो मैंने ले रखा है NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, तो एक चीज तो NaOH खुद हो गई और एक H2O हो गया, तो सब आयोनाइज होंगे, तो दो कैटायन और दो एनायन बनेंगे। एक NaOH की वजह से बन जाएगा Na+ और OH-, और एक अपने किसकी वजह से बन जाएगा, वाटर की वजह से H+ और OH-। ऐसे केस में अपन ये वाली PDT का इस्तेमाल करेंगे, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब इसमें ध्यान से सुनना क्या है, देखो जब एक कंटेनर में, ध्यान से सुनना, जैसे मान लो इस कंटेनर में मैं करा रहा हूं, मान लो कि मैं करा रहा हूं NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का करा रहा हूं, तो एक तो हो गया NaCl खुद और एक कौन हो गया, H2O। NaCl से क्या बनेगा, Na+ और Cl-, और H2O से क्या बनेगा, H+ और OH-। अपन जानते हैं दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है जो कि कैसा है, प्लस चार्ज का, एक कैथोड है जो कि क्या है, माइनस चार्ज का। एनोड की तरफ कौन माइग्रेट करेगा, जो कि नेगेटिव चार्ज है, और कैथोड की तरफ कौन माइग्रेट करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ दो पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है, तो इनके बीच में रेस होगी, कौन पहुंचेगा वो अपन PDT से डिसाइड करेंगे। तो कैटायन के लिए PDT क्या कहती है कि जब दो डिफरेंट कैटायन प्रेजेंट हो तो वो इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल का सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा होगा CO+3 का, सबसे कम होगा Li+ का। अब इस सीक्वेंस को ये मैं कहां से लाया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, उससे अरेंज किए। ठीक है, अब इसमें अपने केस में कौन है, Na+ है और H+ है, तो देखो Na+ ये रहा और H+ ये रहा, तो H+ का ज्यादा है, इसका मतलब H+ जो है वो कहां पे पहुंच जाएगा, कैथोड पे पहुंचेगा। ठीक है, Na+ सॉल्यूशन में पीछे ही रह जाएगा। एनाइन के लिए क्या करेंगे, एनाइन के लिए इतना सा रेशियो याद कर लेंगे। ठीक है, SO4-2, NO3-, OH-, Cl-, Br-, I-, मतलब सबसे आसानी से कौन जाएगा, I-, सबसे मुश्किल से कौन जाएगा, SO4-2। अपने इधर दो केस है, Cl- और OH-, तो Cl- OH- में से कौन चला जाएगा, Cl-। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसी एग्जाम्पल से अभी अच्छे से समझते हैं, पहले आप एक बार इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे लेते हैं, अपन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl करना है, और इस पर अपन को PDT लगानी है या नहीं लगानी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस आपको करवाना कैसे है।
तो यहाँ आगे क्या दे रखा है, एट प्लेटिनम, तो प्लेटिनम कैसा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो अपन पीडीटी लगाएंगे। अगर यही मान लो ऐसा क्वेश्चन होता जैसे कि ये दे रखा है CuSO4 एक्वस है और कहां पर कराना है, Cu पर, तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड तो है नहीं, कॉपर तो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पीडीटी नहीं लगानी, क्या करना है वो अभी अपन देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे, पहले अपन आयन बना लेंगे, कौन कौन से आयन बन सकते हैं वो बना लेंगे। तो एक तो है NaCl, तो NaCl से क्या बनेगा, Na प्लस और क्या बन जाएगा Cl माइनस, और एक H2O है तो क्या बन जाएगा H प्लस और OH माइनस, ठीक है। कैटायन कितने हो गए, 2, एनायन कितने हो गए, 2। पीडीटी कहती है कि इन दोनों में से कौन रेस का विनर होगा, H प्लस, और इन दोनों में से कौन विनर होगा, Cl माइनस। तो H प्लस जो है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा, कैथोड पर, ये चला गया कैथोड पे। क्यों गया, क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज का होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। आप या दो लेकर H2 भी लिख सकते हो, पर अपन को मेन समझना है कि कौन सी चीज निकलेगी। और Cl माइनस और OH माइनस में से Cl माइनस कहां पहुंच जाएगा, एनोड पर, और वहां पर वो ऑक्सीडेशन देगा और क्या बनाएगा, हाफ Cl2 और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बने, तो अपन लिखेंगे एट कैथोड, कैथोड पर क्या बना है अपने H2, एट एनोड, एनोड पर अपने क्या बना है Cl2, और जो पीछे सॉल्यूशन बचेगा वो कैसा होगा, कभी कभी ऐसे पूछते हैं बताओ वो एसिड होगा, बेस होगा, कैसा होगा, तो इस बार कैसा होगा, वो बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक। क्यों होगा, पीछे Na प्लस और OH माइनस बने तो NaOH बन जाएगा, NaOH बेस है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल क्लोर एल्केलाई प्रोसेस में करते हैं, NaOH बनाने के लिए भी करते हैं। एक और क्वेश्चन है सेम ऐसा का ऐसा, इसमें अपन को क्या करना है, CuSO4, देखो CuSO4 अगेन पीटी दे रखा है, पीटी दे रखा है तो पीडीटी लगाएंगे। तो पहले CuSO4 के आयन बना लेते हैं, Cu+2 और SO4-2, और फिर H2O के बना लेते हैं H प्लस और OH-, ठीक है। इस बार H प्लस और Cu+2 में से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है Cu+2 का, तो वो माइग्रेट करके कैथोड पे पहुंच जाएगा, और इन दोनों में से तो OH- का ज्यादा होता है तो वो माइग्रेट करके यहां पहुंच जाएगा। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका मतलब रिडक्शन, और क्या बना लेगा, कॉपर, और 2OH- जो है H2O बनाएगा, हाफ O2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लीच करेगा। कैथोड पर क्या मिला अपन को, कॉपर, एनोड पर क्या मिला, ऑक्सीजन, ठीक है। और पीछे क्या बचा देखो, H प्लस और SO4, तो बोले तो H2SO4 जैसा कुछ बन जाएगा, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 एट Cu। अब इलेक्ट्रोड जो दे रखे हैं वो एक्टिव है, यहां पर पीडीटी लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको क्या करना है कि जो मेटल आयन दिख रहा है उसका ही ऑक्सीडेशन, उसी का ही रिडक्शन, 2 रिएक्शन लिख दो, सिंपल। तो Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बना देगा, ये रिडक्शन की हो गई, और Cu से Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये ऑक्सीडेशन हो गया, इसी की लिख देना। अब 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके, एक AgNO3 का पीटी इलेक्ट्रोड पे कराना है, तो अपन पीडीटी लगाकर कराएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, और जो सॉल्यूशन होगा वो एसिड होगा या बेस। दूसरा अपन को एक्वस AgNO3 करना है, किसके ऊपर, Ag इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो यहां पर तो अपन सीधा करेंगे Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag बन जाएगा, और Ag से Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन, उसी Ag का ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख देंगे। एक और चीज, अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रोड दे रखा हो और आपको मोल्टन फॉर्म दे, क्या फॉर्म दे, मोल्टन, जैसे मान लो मैं कहूं कि NaCl मोल्टन फॉर्म में, तो फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही बंदा है NaCl। मोल्टन का क्या मतलब है, पिघलाया हुआ, तो वहां Na प्लस बनेगा और क्या बन जाएगा अपने Cl- बन जाएगा, कोई कंपटीशन ही नहीं है। Na प्लस जो होगा वो कहां चला जाएगा, कैथोड पर, Na के फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगा। Cl- कहां चला जाएगा, एनोड पर, वहां Cl2 के फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और ले लीजिए, उसका भी करके देखना। NaCl लिक्विड, ठीक है, एक्वस नहीं है, और कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो, जैसे पीटी इलेक्ट्रोड ले लो, इसकी भी रिएक्शन ट्राई करना, ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो अपना चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। अब अपने चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक है, जो कि है कुछ सेल्स और बैटरी दे रखी है और एक कोरोजन, उसे अपन लास्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे।
उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।